नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि लगातार आपको भारत के भूगोल की वीडियो में डाल रहा हूं। और जैसे कि आपको बता कि हमने पढ़ते पढ़ते अभी लास्ट वीडियो में भारत की नदियों के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे भारत की कृषि के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत की कृषि देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए जो है भारत की कृषि से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब जब नगर में लोग रहेंगे तो उनको भाई खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो खेती करते थे, मुख्य रूप से गेहूं, जौ और चावल की खेती करते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो कृषि के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य काल व गुप्त काल की। तो मौर्य काल व गुप्त काल में भी कृषि की जाती थी। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में जो है ना, अंग्रेजों द्वारा, या हम कह सकते हैं यहाँ के शासकों द्वारा, चाहे वो मुगल हो या मराठा हो या नवाब हो, इनके द्वारा जो है कृषि को आधार मान करके कर लगाए जाते थे। जैसे हम बात करते हैं आधुनिक भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण फेमस कर था जिसका नाम था चौथ। चौथ कर किस पर लगता था? कृषि पे। वही हम बात करते हैं कि मराठाओं द्वारा एक कर लगाया गया था जिसका नाम था सरदेश मुख, यानी सरदेश मुख या मुखी। ये क्या था? ये कर था और ये किसने लगाया था? मराठों ने। और यदि हम बात करें मुगलों की, तो मुगलों द्वारा भी कृषि पर कर लगाए गए, जैसे कि खम्स हो गया, खराज हो गया, जजिया हो गया और जकात हो गया। अब यदि भारत के इतिहास की दृष्टि से हम कृषि की स्थिति को देखें भारत में, तो अंग्रेजों के आने से पहले जो कृषि थी भारत की, वो केवल खाद्यान्न थी। मतलब खाने पीने के लिए चीजों को बोया जाता था, व्यापार की दृष्टि से चीजों को नहीं उगाया जाता था कृषि में। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने जो है कृषि पद्धति को बदल दिया। क्या बदल दिया? कि खाद्यान्न के स्थान पर कृषि को व्यापारिक रूप दे दिया, यानी कृषि का व्यापार करना शुरू कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। खाद्यान्न के स्थान पर व्यापारिक कृषि को अपनाया अंग्रेजों ने, और यह व्यवस्था चलती रही। और जब यह हमारे भारतीय संविधान की यदि बात करें, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, या सन 1947 में जब भारत आजाद हो गया, तब कृषि के लिए बदलाव किए। भारत सरकार जब गठित हुई तो भारत सरकार ने कृषि के लिए बदलाव तैयार करे। भारत में बदलती कृषि प्रवृत्तियां, यानी कृषि को लेकर के बदलाव। अब बदलाव की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से दो बदलाव किए। एक तो नीतिगत बदलाव, दूसरा संस्थागत बदलाव। यानी कुछ नीतियों को अपनाया गया, जैसे भूमि सुधार, भूमि में सुधार किया गया। योजनाओं को लाया गया, जैसे हम कह रहे थे पंचवर्षीय योजना। नीतियां और नई नई नीतियों को अपनाया गया। यदि हम बात करें इनकी, तो इन सबको किस लिए किया गया? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि संस्थागत बदलाव क्या क्या किए गए। जैसे संस्थाओं की स्थापना करना, कृषि के प्रकार तैयार करना, मतलब कितने प्रकार की खेती, किस प्रकार की कृषि की जाए, कृषि की पद्धतियों को, नई नई पद्धतियों को लागू करना, व कृषि की क्रांतियों को लागू करना। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कृषि को लेकर के बहुत सारी क्रांतियां हैं। जैसे आपका नीली क्रांति हो गई, भूरी क्रांति हो गई, या कल्चर की यदि हम बात करें तो सेरी कल्चर हो गया रेशम के उत्पादन से, बीटी कल्चर हो गया अंगूर के उत्पादन से, कैलोरीलॉजी हो गया। तो इस तरह से इन चीजों को अपनाया गया। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी भारत जब आजाद हुआ था,
सन 1947 में। तो उस समय क्या था, सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारत की जीडीपी जो थी वो जीडीपी 56% थी। भारत की जीडीपी 56% थी। और यदि हम बात करें सन 2016-17 की, तो 16-17 में कितनी रह गई है घट करके 17%। ये तो थी 1947 की। और 2016-17 में कितनी रह गई 17%। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि की जाती है। यानी एक प्रश्न ये बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल के 51% भाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। यदि हम बात करें सन 2011 की गणना के अनुसार, तो सन 2011 की गणना के अनुसार जो है 55% भाग पर कृषि की जाती है। फिर यहीं से एक प्रश्न ये बन जाता है भारतीय कृषि को लेकर के कि भारतीय कृषि किस चीज पर आधारित है। यानी भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। अब देखिए हम जानेंगे कि भारत में बदलती कृषि को लेकर के जो सुधार किए गए वो किस किस प्रकार से किए गए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कृषि को लेकर के क्या क्या सुधार किए गए। तो जैसे कि आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, तो सबसे पहले 1948 में भूमि के लिए सुधार किए गए। भूमि सुधार के लिए क्या काम किया गया कि सबसे पहले जो ब्रिटिश कालीन कृषि व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। सबसे पहले ब्रिटिश कालीन कृषि व्यवस्था को समाप्त किया गया। कृषि व्यवस्था को समाप्त किया गया। जैसे कौन कौन सी थी, जैसे नंबर 1 आ जाती है इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा की यदि हम बात कर रहे हैं तो 1773 में ये शुरू की थी, और शुरू जो की थी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने ये शुरू की थी। और इसका सीधा सीधा संबंध क्या था, नीलामी पर आधारित कृषि। यानी जो गवर्नर लोग या जो अंग्रेज लोग होते थे ये कृषि की बोली लगाते थे, नीलामी करते थे और 5 वर्ष के लिए कृषि को नीलाम कर देते थे। तो इसको कहा जाता था इजारेदारी प्रथा। 1773 में ये लागू हुई थी और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त ये कृषि की जो व्यवस्था थी ये शुरू हुई थी 1793 में, और ये शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। और यदि हम बात करें इसके लिए क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये वही कृषि थी जो हमारे मुगल काल में चली थी। और मुगल काल की यदि हम बात करें तो ये किसने शुरू की थी मुगल काल में, अकबर ने। यह मुगल कालीन दशमलव पद्धति पर आधारित कृषि व्यवस्था थी। क्या कृषि व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। और अकबर ने शुरू की थी। और अकबर ने शुरू कहां से की थी, बंगाल से, ठीक है। ये अकबर ने बंद कर दिया। अकबर ने महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, जैसे हम बात करें नंबर 3 पर है हमारी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा की यदि हम बात करते हैं तो ये 1801 में शुरू की थी। और किसने शुरू की थी, थॉमस मुनरो ने, ठीक है। यह 1801 में शुरू की थी, तुम तो ज्यादा चक्कर में डालोगे हमारी। थॉमस मुनरो ने यह शुरू की थी। और शुरू कहां से की थी, मद्रास में, मद्रास से शुरू की थी थॉमस मुनरो ने। उसके बाद यदि हम बात करें जो चौथे नंबर की यहाँ पर रखी है महालवाड़ी प्रथा। तो महालवाड़ी प्रथा जो 1822 में शुरू की थी और ये की थी मैकेंजी ने, यानी पूरा नाम मिलता है उनका फोर्ड मैकेंजी। और ये शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश और पंजाब में 1822 में फोर्ड
मैकेंजी, और ये की थी उत्तर प्रदेश और पंजाब में। इसके बाद भारतीय कृषि के इतिहास को यदि हम जाने तो और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि इसके बाद भूमि का जो निश्चित बंटवारा था उसको समाप्त कर दिया गया। भूमि के निश्चित बंटवारे की यदि हम बात करें तो एक शब्द आता भूजोत, और भूजोत का तात्पर्य क्या था, भूमि का आकार। भूमि के आकार को भूजोत कहा गया, और भूजोत जो था वो छोटे दर्जे के यानी जो लघु मध्यम वर्ग के किसान होते थे उन्हें कहा जाता था। इसके बाद क्या था, सीमांत कृषि की यदि हम बात करें तो 1 हेक्टेयर तक की जो कृषि थी उसको सीमांत कृषि कहा गया। और दूसरे नंबर पर आता था अति लघु कृषक। अति लघु कृषक या कृषि ये 1 से 2 हेक्टेयर के बीच आती थी। तीसरे नंबर पर जो किया गया वो लघु लघु 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच आते थे। चौथे नंबर पे जो कहा गया वो महायक किया गया। महायक 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच आते थे, और वृद्ध जो आते थे भूजोत वो 10 हेक्टेयर से अधिक ऊपर को आते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक कृषक कौन थे या आज भी कौन है। तो भारत में सर्वाधिक कृषक की यदि हम बात करें वो सीमांत कृषक है, और सीमांत कृषक जो होते हैं वो भूजोत के आकार के होते हैं। और भूजोत आकार के कृषकों की यदि हम बात करें तो 46% होते हैं। यानी भूजोत ये 46% कृषि जो होती है भारत में वो भूजोत के आधार पर होती है। और सबसे कम जो होती है, सबसे कम कृषि ये होती है वृहद। सबसे कम कृषि जो होती है वो वृहद वाली होती है। अब आगे हम बात करेंगे कि कृषि को लेकर के किस तरह से क्या क्या संस्थाएं शुरू की गई है, संस्थागत परिवर्तन क्या क्या हुए। तो इसको यहाँ पर देख ले, संस्थागत परिवर्तन। संस्थागत परिवर्तन की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कृषि के प्रकार को अपनाया गया। कृषि के प्रकार, अब कृषि के प्रकार कौन कौन से होने जाने रहे हैं भैया। सबसे पहले हम कहते हैं नंबर 1 पर अगर आया बारानी कृषि। बारानी कृषि की क्या बात है, बारानी कृषि उसको कहते थे, यह है कृषकों या हम कह सकते हैं पूर्णतः जो है वर्षा पर निश्चित थी। बारानी कृषि वह कृषि जो पूर्णतः वर्षा पर निश्चित थी। और यदि हम बात करें इसकी, मैं लिख देता हूँ, बारानी कृषि यानी जो पूर्णतः वर्षा पर निश्चित थी, जो पूर्णतः वर्षा पर निश्चित थी। और सर्वाधिक यदि हम बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में की जाती थी। और पश्चिमी राजस्थान की यदि हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जिला आता है जोधपुर, वहां पर की जाती थी। दूसरे नंबर पर आया मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, कृषि और पशुपालन, ठीक है, साथ साथ। दूसरे नंबर पर मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब था कृषि और कृषि के साथ साथ पशुपालन। जैसे कृषि करो, कृषि के साथ पशुपालन, पशुपालन के साथ जैसे हमने डेयरी फार्म खोल लिया, दुग्ध उत्पादन इसके साथ में शुरू कर दिया पशुओं को लेकर के, या एक पोल्ट्री फार्म चूजा मुर्गी के बच्चों को लेकर के शुरू कर दिया। या हम कह सकते हैं कि इसमें गाय भैंसों को पालना शुरू कर दिया। जैसे राजस्थान में भैंसों की नस्लों की यदि हम बात करें तो अलवर भैंस की नस्ल, तो वैसे गायों की नस्लें। और तीसरे नंबर पर जो कृषि का प्रकार आता है वो आता है रिले क्रॉपिंग कृषि। रिले क्रॉपिंग कृषि किसे कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कृषि कहते हैं वर्ष में एक बार, यानी एक वर्ष में एक बार या खेत के चारों तरफ फसल बोना, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, रिले क्रॉपिंग कृषि रिले क्रॉपिंग कृषि। रिले क्रॉपिंग कृषि का मतलब क्या था, वर्ष में एक बार एक खेत से 4 फसलों का उत्पादन करना। जैसे हम बागवानी कृषि की बात करते हैं तो उसमें टमाटर भी बो दिया, धनिया भी बो दिया, आलू भी बो दिया और मिर्च भी बो दी। यानी एक फसल के साथ साथ 4 फसलों को लेना। और ये कृषि वहां पर की जाती थी जहां पर सिंचित कृषि सिंचाई क्षेत्र होता था, यानी जहां पर जो है पानी की व्यवस्था अच्छे तरीके से होती थी। या हम बात करते हैं जैसे नदियों के दोआब क्षेत्र हो गए, या नलकूप या बोरिंग व्यवस्था होगी।
उसके बाद अगला जो कृषि का प्रकार आता है वो आता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी क्या है इसको भी समझ लीजिए। कृषि वानिकी या हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं सतत कृषि। इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य ये था कि फसल के साथ साथ सब्जी, फल, फूल, पत्तियों वाली फसलों को उगाना, इसको कहा गया सतत कृषि। और सतत कृषि की यदि हम बात करें तो जैसे भारत में सर्वाधिक मात्रा में जैसे माल्टा होता है, गंगा के तट पे होता है, तो इस प्रकार की कृषि को पांचवी कृषि का नाम जो दिया गया, पांचवा कृषि का प्रकार वो दिया गया श्रेणी नुमा या सर्वोच्च नुमा, या हम कह देते हैं पट्टीदार कृषि। मैं लिख देता हूं, पट्टीदार, सीढ़ी नुमा या सर्वोच्च कृषि, यहाँ को लिख देता हूं, पट्टीदार या सीढ़ी नुमा। और ये कहाँ पर की जाती थी? जो भारत के जो पठारी क्षेत्र होते थे या जो पहाड़ों की पट्टियां होती थी या पहाड़ी क्षेत्रों के जो मैदानी भाग होते थे वहां पर की जाती थी पट्टीदार या सीढ़ी नुमा कृषि। और ये कैसे की जाती थी? जैसे पहाड़ी ढलान में इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये मैदान हो गया, तो यहाँ पर छोटी छोटी पट्टियां या छोटी छोटी क्यारियां बना दी गई और उसके अंतर्गत जिससे कि पानी रोका जा सके सिंचाई के लिए वहां पर। पांचवा छठा प्रकार जो आया वो आया जैविक कृषि का। जैविक कृषि के संदर्भ में यदि हम बात करें तो जैविक कृषि का तात्पर्य था रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना। ठीक है, जैविक कृषि। जैविक कृषि का मतलब क्या था? स्वदेशी खाद्यों का प्रयोग करना रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर। और इसमें क्या होता था? जैसे हरी की खाद को बो दिया जाता था और उसको कुछ समय तक उगा करके फिर जोत दिया जाता था, जिसे हरी खाद कह देते हैं। जैसे आता है ढेंचा या समा। ठीक है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ढैंचा या समय का प्रयोग किया जाता था, या सरसों को बो और बोने के बाद उसको कुछ समय उसी खेत में जोत दिया जाता था। आधुनिक जैविक कृषि का जनक भारत में किसको कहा जाता है? तो इसके लिए एक प्रश्न बनता है। अल्बर्ट हावर्ट, जो ब्रिटिश व्यक्ति थे अल्बर्ट हावर्ट, इन्होंने जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दिया और भारत में आधुनिक कृषि का जनक कहा जाता है अल्बर्ट हावर्ट को। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अल्बर्ट हावर्ट को आधुनिक जैविक कृषि का जनक, आधुनिक आधुनिक जैविक कृषि का जनक, आधुनिक जैविक कृषि का जनक जो कहा जाता है वो अल्बर्ट हावर्ड जन को कहा जाता है। और विश्व में सबसे पहले जैविक कृषि को किसने अपनाया था? क्यूबा में। विश्व में सबसे पहले जैविक कृषि को अपनाया था क्यूबा में, और क्यूबा पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहीं पर एक प्रश्न ये बन जाता है कि भारत में पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला राज्य है, पहला राज्य है जैविक कृषि वाला, जैविक कृषि वाला भारत में पूर्णतः पहला राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम भारत का पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला राज्य। और जैविक कृषि का मतलब है जहाँ खाद्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना कर करके स्वदेशी खादों का प्रयोग किया जाए, यानी जैविक आधार पर। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि क्या है भू आक्रमण की समस्या को निपटना। भू आक्रमण की समस्या को जो निपटा जाता है उसका समाधान जो है वो सीधा जैविक कृषि है। आगे हम बात करते हैं कि अगर यहाँ से हम कहने लगे कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जैविक कृषि कहाँ पर होती है, तो राजस्थान में होती है सिंचाई क्षेत्रों में, या हम कह सकते हैं राजस्थान में जो है जो संचित क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा भू आक्रमण होते हैं। फिर प्रभावित क्या है राजस्थान के जिले की बात करें गंगानगर, और यहीं से यदि हम बात करें कृषि के प्रकार को लेकर के, तो कृषि के प्रकारों में एक प्रश्न आता है झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि या हम कह सकते हैं झूमिंग कृषि को और संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है?
स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर कृषि करना है झूठी कृषि कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम है स्थानांतरित कृषि। आगे हम बात करेंगे कि कृषियों को किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें पश्चिमी घाट या केरल में जो झूमिंग कृषि है उसको क्या कहा जाता है, कुमारी। यानी पश्चिमी घाट या केरल, पश्चिमी घाट या केरल में झूमिंग कृषि को कहा जाता है कुमारी। और वहीं पर जो प्रश्न बन जाता है वो ये बन जाता है कि राजस्थान में झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है, दजिया या बालरा या चिमाता। राजस्थान में झूमिंग कृषि को राजस्थान में दजिया या बालरा या चिमाता। फिर यहीं से और राज्यों में क्या क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में इसे देप्पा कहा जाता है। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में इसे देप्पा। फिर अगले राज्य की यदि हम बात करें तो आ जाता है मणिपुर में इसे पलामू कहा जाता है। मणिपुर में पलामू किसे कहा जाता है, झूमिंग कृषि को मणिपुर में पलामू कहा जाता है। यही हम बात करें आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू। फिर एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पर झारखंड को लेकर के, झारखंड में कहा जाता है पुरुगा। झारखंड में पुरुगा। फिर अगला प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि उड़ीसा में कमाना या वरिंगा। उड़ीसा में कमाना या वरिंगा कहा जाता है। फिर अगले राज्य की यदि हम बात करें तो वह बन जाता है दक्षिण भारत में जारा और इटका। दक्षिण भारत में जो कहा जाता है झूमिंग कृषि को वो जारा या इटका, जारा या इटका कहा जाता है। फिर एक प्रश्न बन जाता है कि जो हिमालय क्षेत्र में झूमिंग कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है, खल। यानी हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है इसे खल। फिर एक प्रश्न बन जाता है अगले प्रकार को लेकर के, पूर्वी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, झूम। यानी भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में कहा जाता है इसे झूम की खेती। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कृषि की क्रांतियों को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि से। और हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो 1 एकड़ में भूमि को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति लाई गई उसका नाम है हरित क्रांति। और हरित क्रांति के संदर्भ में विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है, हम कहते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो नॉर्मन बोरलैग को कहा जाता है। यानी हरित क्रांति, क्रांतियों की बात कर रहे हैं हम, हरित क्रांति। तो विश्व में जो जनक कहा जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग। और यहीं पर प्रश्न बन जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में, भारत में शुरुआत हुई 1967 में। और जो जनक कहा जाता है वो जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है वो कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो हरित क्रांति जैसा शब्द है ये शब्द किसने दिया था। यानी हरित क्रांति जैसे शब्द का नामकरण जो किया था वो विलियम गोट ने किया था और ये ब्रिटिश के थे। यानी हरित क्रांति का नामकरण विलियम गोट्स, नामकरण विलियम गोट्स। और ये कौन थे, यह एक ब्रिटिश थे। उसके बाद प्रश्न क्या बनता है यहाँ से कि यहीं पर एक प्रश्न ये बन जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है।
तो ऑपरेशन फ्लड कहते हैं या इसी को हम श्वेत क्रांति कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, तो इसका सीधा सीधा था दुग्ध उत्पादन या डेयरी से संबंध। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि अन्नपूर्णा योजना कहाँ की है, राजस्थान की, दूध को बढ़ावा देने के लिए। या हम बात कर लेते हैं कि अन्नपूर्णा योजना राजस्थान की शुरू कब हुई, तो 2 जुलाई 2018 को। फिर अगला प्रश्न ये बन जाता है कि इसकी जो शुरुआत होती है पूर्ण रूप से 1970 में होती है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। श्वेत क्रांति दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी, लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आनंद से, और आनंद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और राजस्थान में जो हुई थी इसकी पद्मा डेयरी से हुई थी, जो पड़ता है अजमेर में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे, अब मैं आपको एक लाइनों में लिख दूंगा क्या, क्रांतियों के नाम, किस क्रांति का संबंध किससे और किस पद्धति का संबंध किससे है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करेंगे कि कौन सी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक से सारी क्रांति याद करा दूंगा। और इधर लिखिए मैंने पद्धति, यानी कौन सी पद्धति किसको उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से, यानी नीला क्या होता है, जल, और जल में कौन रहती है, मछली। आगे गुलाबी, तो गुलाबी क्रांति जो झींगा मछली होती है उसके उत्पादन से संबंधी है। और पीली क्रांति है सरसों या तिलहन, तो सरसों जो होती है वो पीली होती है, तो पीली यानी सरसों व तिलहन संबंधी। और गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू से, तो आलू कैसा होता है, गोल। आगे हम बात कर रहे हैं रजत क्रांति का संबंध अंडे से, और लाल क्रांति मांस उत्पादन में टमाटर से भी आती है। भूरी क्रांति खाद्य यानी जो उर्वरक होते हैं रासायनिक पदार्थ उनके लिए। सुनहरी क्रांति सब्जी और फल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। बादामी क्रांति मसाला के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इंद्रधनुष क्रांति समस्त क्रांतियों पर नजर रखने के लिए व कृषि को बढ़ावा देने के लिए। काली क्रांति अफीम व पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ जमीन से प्राप्त किए जाते हैं, तो कैसा होता है रंग, काला। और अमृत क्रांति नदियों को जोड़ना, नदी में क्या बहता है, पानी, और पानी यानी जल, जल ही जीवन है, और जल क्या है, अमृत, तो अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से। अब हम बात करते हैं परमनी क्रांति भिंडी से, तो परमनी यानी भिंडी, और परमनी पढ़ने से परमाणु लोग कौन होते, भिंडी से उत्पादित। हम बात करते हैं कृषि पद्धतियों की, कि कृषि पद्धति क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का उत्पादन होता, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेशम उत्पादित संबंधी या रेशम के उत्पादन का। तो देखिए जैसे सेरी, सेरी, सेरी का मतलब है साड़ी, साड़ी किस चीज की अच्छी होती है, रेशम की। बेटी कल्चर अंगूर उत्पादन से, यानी बेटी को क्या पसंद है, अंगूर, बेटी यानी बेटी को क्या पसंद है, अंगूर। एपी कल्चर, एपी, चल पी क्या पी, मधुमक्खी का शहद पी, तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये पी क्या पी, मधुमक्खी का शहद। आगे फ्लोरी, तो यहाँ भी फ्लोरी और यहाँ पर फल, तो फ्लोरी फल, फ्लोरी फल। फ्लोरी कल्चर में क्या है, फलों या फूलों, फूलों के उत्पादन का अध्ययन। हार्टिकल्चर सब्जी और फलों का अध्ययन, हार्टी यानी हार्ड होते हैं कौन, सब्जी और फल। बर्मी कल्चर, तो बर्मी कल्चर का अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो किसका किया जाता है, केचुए का। तो दोस्तों ये था हमारा भारत की कृषि को लेकर के वीडियो। इससे अगली बात हम करेंगे कल के वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।